हमारे देश में इलेक्शन दो तरीके से संपन्न होता है, डायरेक्ट वोटिंग और इनडायरेक्ट वोटिंग से। अपने जितने भी एमपी और एमएलए के चुनाव होते हैं वो सारे डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू होते हैं, यानी कि सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव होता है वो डायरेक्ट वोटिंग से न होकर इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 54 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में हम भारत के प्रेसिडेंट के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं कि कैसे भारत के प्रेसिडेंट का चुनाव होता है और कौन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया होता है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, सबसे पहले कौन एलिजिबल होता है नॉमिनेशन के लिए? तो इसके लिए सबसे पहले वो आदमी भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज 35 से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा, वो किसी सेवा के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी सरकारी ऑफिस से सैलरी नहीं उठा रहा हो, या फिर अगर उठा रहा हो तो जैसे ही वो राष्ट्रपति बनेगा उसका वो पोस्ट खारिज हो जाएगी। चौथा, एक एमपी या एमएलए के लिए लागू होने वाले नियमों की पालना करता हो। नंबर 2, नॉमिनेशन प्रोसेस क्या होती है? तो इसके लिए जो कैंडिडेट नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं तो उन्हें फॉर्म भरते टाइम 15,000 डिपॉजिट कराने होते हैं और साथ ही उन्हें खुद के साथ में 50 एमएलए और एमपी चाहिए होते हैं जो उनके लिए यह कह सके कि यह आदमी प्रेसिडेंट बनने के लायक है। और जब उनका नॉमिनेशन फाइनल होने जा रहा होता है तब 50 और एमपी और एमएलए चाहिए होते हैं, यानी कि केवल प्रेसिडेंट का नॉमिनी बनने के लिए ही आपको 100 एमपी और एमएलए का सपोर्ट चाहिए होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह नियम शुरू से नहीं था बल्कि 1974 से जोड़ा गया और इसे जोड़ने के पीछे का रीजन ये था कि 1974 से पहले हर कोई एरा गेरा जिसे गली की 4 लोग भी नहीं जानते वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा होता था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे इससे मेरा मतलब यह है कि किसी का चुनाव जीतना असंभव हो वो भी नॉमिनेशन फॉर्म भर देता था, जिससे क्या होता था कि चुनाव की प्रोसेस काफी ज्यादा लंबी हो जाती थी। और अब यह सुविधा करने से यह होगा कि केवल वो लोग ही नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए वाकई उम्मीदवार बन सके। नंबर 3, प्रेसिडेंट के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? क्योंकि हमने तो कभी प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वोट नहीं किया, तो इसका जवाब यह है कि भारत के प्रेसिडेंट के जो चुनाव होते हैं वो इनडायरेक्ट वोटिंग से होते हैं, यानी कि इसमें आप खुद तो वोट नहीं करते लेकिन आपके द्वारा चुने गए एमपी और एमएलए आपकी तरफ से वोट करते हैं, जिसमें सभी स्टेट और यूटी के इलेक्टेड एमपी और एमएलए होते हैं। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन हिस्सा लेते हैं, लेकिन राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड एमपी इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। नंबर 4, इलेक्शन की क्या प्रोसेस होती है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के मुख्य 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 आता है सीक्रेट बैलेट पेपर, यानी कि इस इलेक्शन में ईवीएम न होकर बैलेट पेपर का उपयोग किया जाता है, जिसमें एमपी के बैलेट पेपर का कलर ग्रीन होता है और एमएलए के बैलेट पेपर का कलर पिंक होता है। दूसरे नंबर पर आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि हर एमपी और एमएलए के एक वोट की वैल्यू निकाली जाती है। अब आगे का हिस्सा थोड़ा मैथमेटिकल होने वाला है, तो अब आपको बस समझना है, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो समझने की कोशिश करना। एक एमएलए के वोट की वैल्यू बराबर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ एमएलए से, और इससे जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसमें 1000 को और डिवाइड करते हैं। वहीं एक एमपी के वोट की वैल्यू बराबर टोटल नंबर ऑफ वोट टू एमएलए और उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ एमपी से। यहाँ पर यह ध्यान रखने लायक बात है कि यहाँ पर जो किसी स्टेट की जनसंख्या ली जाती है वो सेंसस 1971 यानी कि 1971 की जनगणना के अनुसार ली जाती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि भाई एक एमएलए या एमपी के वोट की वैल्यू एक ही क्यों नहीं रख देते, खामखा इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की क्या जरूरत थी? तो इस इलेक्शन में मैथमेटिक्स घुसाने की यह वजह थी कि हर एक स्टेट की जनसंख्या अलग अलग है, किसी की बहुत ज्यादा है तो किसी की बहुत कम है। कई एमएलए व एमपी ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो कई कम का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर एक एमपी और एमएलए की वोट की वैल्यू को एक कर दिया जाए तो यह फेयर इलेक्शन नहीं रहेगा, इसलिए सभी की भागीदारी को बराबर रखने के लिए इस व्यवस्था को अपनाया गया है। फिर इस प्रोसेस का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें यह होता है कि जो प्रेसिडेंट के पद के उम्मीदवार होते हैं उनका नाम एक बैलेट पेपर पर लिखा जाता है, फिर उसके सामने प्रेफरेंसेस रखी जाती है कि आप ये जितने भी उम्मीदवार हैं उन्हें किस क्रम में राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हो। यानी कि मानो कोई 3 उम्मीदवार XYZ हैं, तो उनमें से जिसे आप राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं उसके सामने नंबर 1 भरना है। अगर वो नहीं बना तो दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति के रूप में किसे देखना चाहते हो उसमें प्रेफरेंसेस के स्थान पे 2 नंबर भरते हैं, और ऐसे 3 और 4 और फिर 5 ऐसे आगे से आगे बढ़ता जाता है। फिर वोटिंग कराई जाती है, सभी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से वोट करते हैं और फिर कुछ टाइम बाद वोट की काउंटिंग होती है। काउंटिंग करते टाइम जितने सारे कैंडिडेट होते हैं उनके नाम के अलग से बॉक्स रखे
के जाते हैं। फिर बैलेट पेपर देखकर जिसको नंबर 1 पर रखा गया है उसके बॉक्स में उस बैलेट पेपर को डाल दिया जाता है। फिर इनमें से जिसके पास में टोटल वोट वैल्यू का 50% प्लस 1 वोट होता है उसे राष्ट्रपति बना दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी को भी 50% वोट वैल्यू नहीं मिल पाती है। ऐसे में जिस उम्मीदवार की वोट वैल्यू सबसे कम होती है उसे बाहर कर दिया जाता है और उसको मिले वोट के बैलेट पेपर में जितने भी वोट है उन्हें उनकी सेकंड प्रेफरेंसेस के आधार पर दूसरे उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। और यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक किसी एक को 50% प्लस 1 वोट वैल्यू न मिल जाए। तो इस इलेक्शन में MP और MLA वोट तो एक ही बार करते हैं लेकिन उनका वोट ट्रांसफर होता रहता है। इसी वजह से इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। अभी अपने नए राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय श्रीमती जी द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है और वो देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस को समझाने में कामयाब रहा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करना और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।